गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग चंदन। गुड मॉर्निंग इकबाल। रजत गुड मॉर्निंग। ऋषभ गुड मॉर्निंग। आगे सब। आगे सब। कहाँ थे कल? रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ अल्कलिनिटी स्पीसीज आर पीएच डिपेंडेंट, वो तो हो गया था। वो तो हो गया था। ओके। कोई दिक्कत यहां तक अल्कलिनिटी में? अल्कलिनिटी में दिक्कत कोई? अल्कलिनिटी तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट। अगला है पीएच, शायद तीसरा है पीएच। पीएच के बारे में तो सब जानते होंगे। पीएच के बारे में तुम सब जानते होंगे। इट इज -log 10 ऑफ H प्लस आयन, यही होता है। कौन मेजर करता है पीएच को? पीएच को मेजर कौन करता है?
विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच। ये तो 11वीं वाली से पढ़ते आए हैं हम। हम्म। पीएच का मेजरमेंट कौन करता है? नहीं पता? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। pH is measured by pH is measured by पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इसको मेजर करता है। इसके अलावा इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, इसमें सारी याद रखने की चीजें। pH is measured by potentiometer in which potential exerted by in which potential in which potential exerted by potential exerted by H plus ion is measured. H plus ion is measured. Permissible value of pH in water. Permissible limit of pH in water is 6.5 to 8.5. 6.5 to 8.5 ये परमिसिबल लिमिट है, 6.5 से 8.5। ठीक है। ये बात है पीएच की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है। ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ सही ठीक ठाक? एक पीएच का क्वेश्चन है। A pH of water, a pH of water admitted into treatment plant, pH of water admitted into treatment plant was 6 in the morning. Was 6 in the morning, in the morning, consequent to consequent to inflow of raw, consequent to inflow of raw water from a different source, from a different source, from a different source, it changed to it changed to 8 to 8 in next 24 hours. In next 24 hours, assuming linear variation of time, assuming linear variation of time, linear variation of time
of hydrogen concentration of hydrogen concentration of hydrogen concentration. What is the time mean pH value of water? What is the time mean pH value of water? What is the time mean pH value? Time mean pH value of water after 24 hours. After 24 hours. जब कभी भी पीएच का मीन वगैरह निकालते हैं, जैसे तुम्हारे पास दो वैल्यू दी हुई है पीएच की, एक 6 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है। मीन का मतलब क्या होगा? अरे क्लियर है, तुम्हारा नेट खराब होगा। कोमल कुमार मिश्रा, बेटा तुम्हारा नेट की प्रॉब्लम होगी, क्लियर है बाकी तो यहाँ से। बाकी और किसी को भी दिक्कत है क्या? और किसी के साथ भी है क्या, क्लियर नहीं है? नहीं है ना, तो नेटवर्क इशू होगा। देखिए, जब हम पीएच की बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक पीएच वैल्यू 1 है, एक पीएच वैल्यू 2 है। अगर तुमसे कोई पूछे कि हमारे पास दो सैंपल हैं, हमारे पास दो सैंपल है, एक ए है एक बी है, ए का पीएच वैल्यू 1 है, बी का पीएच वैल्यू 2 है, तो ए सैंपल बी से कितना एसिडिक होगा, कितना गुना एसिडिक होगा, इसका पता लगाते हैं। एक और दो से पता नहीं लगाएंगे, हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को कि H प्लस आयन कितने हैं। तो जो एवरेज निकलेगा वो भी H प्लस आयन के जैसे निकलेगा। तुमको H प्लस आयन का एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे? इसके कोरस्पॉन्डिंग H प्लस आयन कितने होंगे? 8 के कोरस्पॉन्डिंग, 6 के कोरस्पॉन्डिंग H प्लस आयन कितने होंगे, निकाल लोगे फॉर्मूले से। पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H, वहां से H आ जाएंगे, 6 के कोरस्पॉन्डिंग भी और 8 के कोरस्पॉन्डिंग भी, उन दोनों का एवरेज ले लो। उस एवरेज H के लिए फिर पीएच के फॉर्मूले से वापस पीएच का वैल्यू बता दो। कर सकते हो? नेटवर्क रेड है सिग्नल। एक बार कोशिश करो पढ़ने की, पढ़ो एक बार सही से क्या कह रहा है। मुझे H प्लस आयन का एवरेज बता दो कितना होगा दोनों का, पीएच वैल्यू 6 के कोरस्पॉन्डिंग और पीएच वैल्यू 8 के कोरस्पॉन्डिंग। छह के कॉरस्पॉन्डिंग H प्लस आयन कितने होंगे? ये तो बिना पेन चलाए पता चल जाता है। अगर पीएच वैल्यू 6 है तो उसमें H प्लस आयन कितने हैं, और ये जो H प्लस आयन बताएगा, ये ध्यान रखना, ये जो H प्लस आयन बताता है, ये H प्लस आयन बताता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो 6 होंगे, आकाश सिंगरे 10⁻⁻6 होंगे, 10⁻⁻6 होंगे, और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 10⁻⁻8। दोनों का एवरेज ले लो, वो H आ जाएगा, मीन H, और उस मीन H को यहां पे रखोगे, पीएच का वैल्यू बता दो, वो मीन पीएच का वैल्यू होगा। करके देखिए। मीन पीएच वैल्यू ऐसे मत बता देना 6 + 8/2 7, ऐसा नहीं होता। तो मीन पीएच बताओ कितना होगा। बताइए।
मीन एच कितना होगा? -0.5 इंटू 10⁻⁻6। 0.5। योगेश, हाँ 5.05, ये ठीक है। वेरी गुड ऋषभ, 6.26 समथिंग। वेरी गुड। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? क्वेश्चन सबने लिख लिया क्या? ठीक है। क्वेश्चन सेज कि भाई एक कोई वाटर आ रहा है ट्रीटमेंट प्लांट में, इसका पीएच वैल्यू है 6, और एक कोई वाटर इधर से आ रहा है, उसका पीएच वैल्यू है 8। अब टाइम लीनियर मानते हुए हमको मीन पीएच का वैल्यू बताना है। इनका मीन पीएच का वैल्यू बताना है। जब पीएच वैल्यू 6 है, जब पीएच वैल्यू 6 है, तो पीएच 6 का मतलब क्या है? पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? -log 10 H+। तो pH 6 इज इक्वल टू -log H+। तो H+ कितने होंगे आयन? 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। इसी तरह से अगर pH वैल्यू 8 है, तो H+ आयन कितने होंगे? 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। अब हमको एवरेज निकालना है H+ आयंस का। तो मीन H+ आयन कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻8/2। इसको 10⁻⁻7 मत कर देना, इसको 10⁻⁻7 मत कर देना। इसको एवरेज, इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा? 5.05 इंटू 10⁻⁻7। सोल्व करके देख लो भले। 5.05 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ये H+ आयन आ गया। यहां से इसका पीएच बता दो। पीएच मीन का कितना हो जाएगा? -log 10, और H+ आयन कितने हैं? 5.05 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करोगे तो पीएच का वैल्यू आएगा तुम्हारा समथिंग 6.29, समथिंग 6.29। ये वैल्यू होगी। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लो।
डन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो हमारे पास एक सैंपल ए है, इस सैंपल ए का पीएच वैल्यू 1 है, और एक सैंपल बी है, इस बी का पीएच वैल्यू 2 है, तो सैंपल ए सैंपल बी से कितना गुना एसिडिक होगा? सैंपल ए सैंपल बी से कितना गुना एसिडिक होगा, बताइए, कौन बताएगा? सैंपल ए कितना टाइम्स ज्यादा एसिडिक है सैंपल बी से? 10 टाइम्स। और कोई? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है H प्लस आयंस आर 10⁻⁻1। इसका मतलब है H प्लस आयंस आर 10⁻⁻2। तो A बाय P का पीएच वैल्यू होगा 10⁻⁻1 बाय 10⁻⁻2। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई पीएच की, मतलब 10 गुना ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, ये चीज बचपन से पढ़ते आए होगे तुम। हार्डनेस क्या है, किसकी वजह से होता है हार्डनेस? हार्डनेस किसकी वजह से होता है? पानी में हार्डनेस कौन इंपार्ट कर सकता है? पढ़ते आए हो ना बचपन से, कपड़े सही नहीं धुलते हैं, पानी में टेस्ट नहीं आता है, इस तरह से कुछ। मैग्नीशियम और कैल्शियम। एल्यूमिनियम नहीं दे सकता क्या? एल्यूमिनियम नहीं दे सकता क्या? जो मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं, जो मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं, मल्टीवैलेंट कैटायंस, वो हार्डनेस देते हैं, ध्यान रखना। जो मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं वो हार्डनेस देते हैं। मल्टीवैलेंट कैटायन का मतलब क्या है? जिनका वैलेंसी एक से ज्यादा हो। मल्टीवैलेंट कैटायन का मतलब है जिनका वैलेंसी एक से ज्यादा हो। जो मल्टीवैलेंट कैटायन है, मल्टीवैलेंट कैटायन हार्डनेस देते हैं, ये याद रखना। जैसे सी ए है कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, +2। कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है। Mg है, इसका वैलेंसी भी +2 होता है। क्या सोडियम हार्डनेस इंपार्ट करता है क्या? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, इसका वैलेंसी होता है 1। तो ये हार्डनेस नहीं देता, ये हार्डनेस नहीं देता। मान लेते हैं कि किसी पानी में Na2CO3 है, मान लेते हैं किसी पानी में Na2CO3 है, तो ये क्या देगा? Na2CO3 है तो ये क्या देगा पानी में? हाँ, अगर पानी में Na2CO3 है तो क्या देगा? सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये पानी में क्या देगा? ये क्या दे रहा है? कार्बोनेट दे रहा है। ये क्या है? सोडियम का कार्बोनेट है। और कार्बोनेट पानी में क्या देता है? अरे आयन से मतलब नहीं, आयन कितने हैं। आयन ज्यादा होने से वैलेंसी चेंज थोड़ी हो जाती है। आयन ज्यादा होने से वैलेंसी चेंज थोड़ी हो जाती है।
भाई ऐसा नहीं होता ना कि तुमको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो 40 नंबर मान लीजिए दो आदमियों को मिला के आ गए, तो उसे थोड़ी काम चलेगा। आयन ज्यादा होने से वैलेंसी चेंज थोड़ी हो जाएगी इसकी। तो Na2CO3 पानी में है अगर, तो ये क्या देगा? अल्कलिनिटी देगा। ये पानी में अल्कलिनिटी इंपार्ट करेगा, हार्डनेस नहीं देगा। ये पानी में हार्डनेस नहीं देगा। अगर मान लीजिए पानी में CaCO3 है, अगर मान लीजिए पानी में CaCO3 है, तो ये क्या देगा? अगर वाटर में CaCO3 है तो ये क्या देगा? हार्डनेस। और अल्कलिनिटी देगा क्या ये? CaCO3 अल्कलिनिटी देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? अरे इसमें CO3 भी तो है, ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का जो कार्बोनेट है ये तो अल्कलिनिटी देगा, ये तो अल्कलिनिटी देगा। और जो Ca है ये मल्टीवैलेंट है, इसकी वैलेंसी दो होती है, इसकी वजह से हार्डनेस भी आएगा, इसकी वजह से हार्डनेस भी आएगा, हार्डनेस भी देगा और अल्कलिनिटी भी देगा। क्लियर? अगर वाटर में एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हार्डनेस इंपार्ट कर सकता है क्या? एल्यूमिनियम हार्डनेस इंपार्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी +3 होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +3 होती है। तो समझने की चीज क्या है सिर्फ, कि जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो वही हार्डनेस देंगे, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो वही हार्डनेस देंगे। तुमको दुनिया भर की टेबल बना के दे देगा, ये है ये है ये है ये है पानी में, अब बताओ टोटल हार्डनेस कितनी है? तो उन्हीं को काउंट करना है हमको जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। ठीक है, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों को मिक्स करके। चलिए, बाकी हार्डनेस के फायदे नुकसान क्या है वो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टेस्ट नहीं आता, पाइप में जम जाता है, कपड़े सही नहीं धुलते, इस तरह से, है ना? तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो बोलना। हार्डनेस इज द कंसंट्रेशन ऑफ, हार्डनेस is the concentration of multivalent cation, is the concentration of multivalent cation in solution, in solution. It may induced due to, it may induce due to Ca2 plus, Mg2 plus, Fe3 plus, Al3 plus, स्ट्रोंटियम होगा, एटसेट्रा। मतलब कोई भी चीज हो जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, वो सारे के सारे हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जनरली, जनरली जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है। जनरली जो वाटर में होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है, रॉ वाटर की बात करें तो। ठीक है, रॉ वाटर की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है। क्योंकि अगर Fe है तो Fe क्या होता है, एरेशन की वजह से, नेचुरल वाटर बॉडीज में जनरली नहीं होता है। Fe क्या होता है, एरेशन की वजह से रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो आगे देखेंगे आगे वाले चैप्टर में। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हार्डनेस आर, मेजर constituents of the hardness are calcium and magnesium, are
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू hardness of water can be divided into carbonate hardness and non carbonate hardness into carbonate hardness and non carbonate hardness। इसमें एक चीज याद रख लेना, इट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। ये उसी तरीके का होता है जिस तरह से बेलिस और नेफ्लोमीटर पढ़े थे हमने, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके की हार्डनेस है, एक कार्बोनेट हार्डनेस है, एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। इनमें से कौन सी हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में से परमानेंट हार्डनेस कौन सी होती है? कार्बोनेट होती है, नॉन कार्बोनेट होती है? इसको लिख लो पहले। अगर मैं पहला लिखूं कार्बोनेट हार्डनेस, अगर हम पहला लिखें कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, ये टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है? कार्बोनेट, कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोलते हैं? और ये कौन कौन से स्पेसिस की वजह से होता है? अगर हम दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कौन कौन से स्पेसिस की वजह से होता है कार्बोनेट हार्डनेस? सिंपली बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है। कैल्शियम तो क्या है, सिंपली बॉइलिंग से रिमूव हो जाता है। मैग्नीशियम के लिए हमको लाइम ऐड करना पड़ता है, तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती इसको रिमूव करने में। कार्बोनेट हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, और कार्बोनेट हो तो अगर CaCO3 हो तो अगर कार्बोनेट हो तो नहीं होगा क्या? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के कारण होता है। जिन जिन मल्टीवेलेंट कैटायंस के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है वाटर में, उनकी वजह से कार्बोनेट हार्डनेस होता है, और जनरली ये सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाता है, खास करके अगर कैल्शियम की बात करें तो। मैग्नीशियम के लिए हमको थोड़ा लाइम मिलाना पड़ता है, उससे फिर वो प्रेसिपिटेट बना देता है। तो इनका जो रिमूवल है वो बहुत आसान है, इस वजह से इनको बोलते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस। इस वजह से इनको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट, हार्डनेस ड्यू टू carbonate and bicarbonate, hardness due to carbonate and bicarbonate of multivalent cations of
मल्टीवैलेंट कैटायंस, मल्टीवैलेंट कैटायंस is called carbonate hardness, is called carbonate hardness. This is also known as this is also known as temporary hardness. This is also known as temporary hardness because because it can be removed by because it can be removed by simple boiling. It can be removed by simple boiling or adding lime to water or adding lime to water। ठीक है, लिखो यहां तक। लिखो डन, लिख लिया। This is also known as temporary hardness because it can be removed by simple boiling or adding lime to it। चलिए, जैसे मान लो तुम्हारे वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, CaHCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको जब गर्म करते हैं तो मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है वो बनता है CaCO3 का, और ये CaCO3 प्रेसिपिटेट है, फिर इसको बाहर कर लिया जाता है। इसी तरह से अगर Mg का हो बाइकार्बोनेट, Mg बाइकार्बोनेट हो अगर, और Mg बाइकार्बोनेट को बॉइल किया जाए तो ये MgCO3 बनाता है, लेकिन MgCO3 प्रेसिपिटेट नहीं है, MgCO3 वाटर में सोल्यूबल है, तो ये रिमूव नहीं होगा सिंपल बॉइलिंग से, ये रिमूव नहीं होगा सिंपल बॉइलिंग से। अगर Mg का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ भी हो, इसको रिमूव करने के लिए हम लाइम ऐड करते हैं, CaOH2। इसके लिए हम लाइम ऐड करते हैं, लाइम है ये। लाइम ऐड करने के बाद ये बनाता है MgOH2, ये बनाता है MgOH2, ये भी प्रेसिपिटेट है, और CaCO3 ये भी प्रेसिपिटेट है। अगर बाइकार्बोनेट हो,
अगर बाइकार्बोनेट हो MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसमें भी अगर हम लाइम ऐड करें, इसमें भी अगर हम लाइम ऐड करें तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये भी प्रेसिपिटेट है और CaHCO3 बनाता है, CaHCO3 बनाता है। और ये जो CaHCO3 है ये वापस लाइम से रिएक्ट करता है, CaHCO3 वापस लाइम से रिएक्ट करता है और फिर ये प्रेसिपिटेट बना देता है 2CaCO3, ये भी CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देता है और वाटर। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कैल्शियम की हार्डनेस हो तो कैल्शियम की हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम की हार्डनेस है तो मैग्नीशियम की हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, वो MgCO3 बनाता है जो पानी में सोल्यूबल है। मैग्नीशियम की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ लाइम इन वाटर। ओके, दूसरा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, एक साथ लिख लेना। दूसरा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इसको परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल बॉइलिंग से या लाइम ऐड करने से रिमूव नहीं होता, इसको परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। इसके लिए आपको फिर स्पेशल सॉफ्टनिंग टेक्निक्स काम में लेनी पड़ती हैं जो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट एटसेट्रा ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन, ऑफ multivalent cation is known as is known as is known as non carbonate hardness और permanent hardness, non carbonate hardness और permanent hardness। it cannot be removed by simple boiling, it cannot be removed by simple boiling, special techniques are used or special softening techniques, special softening techniques are used for removal of permanent hardness, for removal of permanent hardness। लिख लो।
डन। लिखो लिखो आराम से लिखो, मैं आया 1 मिनट में भी। हो गया होगा। अब हार्डनेस की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होगा बताओ। अगर वाटर में हार्डनेस है तो क्या होगा। अगर वाटर में हार्डनेस है तो क्या होगा, लिखिए इंपैक्ट ऑफ हार्डनेस। रिप्लाई किया करो यार। हार्डनेस का इंपैक्ट क्या होगा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर की वजह से क्या क्या दिक्कत होंगी। स्केल स्लज फॉर्मेशन। और देखिए, इट लीड्स टू it leads to increased consumption of soap. It leads to increase in consumption of soap. Consumption of soap because of lesser formation of foam. Because of lesser formation of soap. Lesser formation of foam. कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम। Hardness leads to increase
corrosion and incrustation in pipe. Hardness leads to corrosion. Hardness leads to corrosion and incrustation in pipe. पाइप में खार जम जाती है जिसको बोलते हैं corrosion and incrustation in pipe. देखा होगा कई सारी पाइप में अंदर सफेद सफेद सा पाउडर जमा होता है, वो इसी की वजह से होता है. हार्डनेस ऑफ वाटर या हार्डनेस मेक्स द वाटर, और आई कैन से हार्ड वाटर makes the food tasteless. एक नोट करके लिख लेना यहाँ पे. मैग्नीशियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट, मैग्नीशियम हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट, मतलब MgSO4 और CaSO4 भी काम करता है ये, सॉरी CaSO4 करता है ना, CuSO4 कॉपर वाला. मैग्नीशियम हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट MgSO4 causes laxative effects. लूज मोशंस हो जाते हैं इससे. MgSO4 और CuSO4 भी यही काम करता है. कैल्शियम हार्डनेस, however, calcium hardness, calcium hardness, however, does not have any health issue, any health issue. कैल्शियम की वजह से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा. जिस तरह से अल्कलिनिटी को CaCO3 की फॉर्म में बताया जाता था, इसको भी CaCO3 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. हार्डनेस is expressed as CaCO3. ठीक है. और टोटल हार्डनेस क्या होगा? टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ca प्लस Mg. मैं यहां पे दोनों को ही कंसिडर कर रहा हूं, अगर कोई तीसरा भी हुआ मल्टीवेलेंट तो वो भी ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना. इनटू 50. 50 क्या, 50 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है CaCO3 का. मतलब जिस तरह से अल्कैलिनिटी को मेजर करते थे, सेम उसी तरह से हार्डनेस को मेजर करेंगे. लिख लो फटाफट.
लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब है लूज मोशंस होना। हो गया सभी का? इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तुमने सबने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, कॉलेज में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर is determined by is determined by titrating with versatile solution, versanate solution, titrating by versanate solution, EDTA। बचपन में फुल फॉर्म पूछी जाती थी इसकी, क्या होती है फुल फॉर्म ईडीटीए की? बताएगा कोई? ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, वेरी गुड। ये है एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें कलर इंडिकेटर कौन से मिलाते थे? इसमें कलर इंडिकेटर कौन से मिलाते हैं? फिनोक्सिलिन नहीं मिलाते। एरिक्रोम ब्लैक टी, यूजिंग एरिक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी बोलते हैं इसको, ब्लैक टी, इस तरह से ब्लैक चाय नहीं, इसको ईबीटी बोलते हैं, एज कलर इंडिकेटर, एज कलर indicator. It forms red color. It forms red color and titration changes it to blue. And titration changes it to blue. इसकी परमिसिबल लिमिट लिख लो, परमिसिबल लिमिट ऑफ हार्डनेस, परमिसिबल लिमिट ऑफ हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर। एंड कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर
रिजेक्शन इज 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। Amount of calcium and magnesium in water is determined by titrating by Versenate solution. Versenate solution EDTA using EBT as color indicator. It forms red color and titration changes it to blue. Titration changes it to blue. इसमें एक छोटी सी टेबल भी बना देता हूं मैं। लिमिट ऑफ हार्डनेस समथिंग मिलीग्राम पर लीटर एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर हार्डनेस 0 to 55 है, ये HCaCO3 है, 0 to 55 है, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। अगर 56 to 100 है तो उसको बोलेंगे स्लाइटली हार्ड। अगर 101 to 200 है तो उसको बोलेंगे मॉडरेटली हार्ड। हो सकता है तुमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देके और ऑप्शन इस तरह से पूछे, है ना। कॉज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर एंड इफ 201 to 500 then very hard। डन सभी का। हाँ भाई, सभी का हो गया। चलिए, अभी तक कोई दिक्कत अल्कलिनिटी और हार्डनेस को समझने में? हम्म, अभी तक कोई परेशानी किसी को अल्कलिनिटी और हार्डनेस में? चले आगे। अब दोनों को कंबाइनली देखते हैं, अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस। अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस। देखिए, अगर मैं अल्कलिनिटी की बात करूं,
अगर मैं एल्केलिनिटी की बात करूं तो एल्केलिनिटी क्यों होगा? कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, मोस्टली इनके कारण, है ना। और ये जो कार्बोनेट बायकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट बायकार्बोनेट किस किस के हो सकते हैं जनरली? कैल्शियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सॉरी सोडियम का हो सकता है ना। सोडियम का हो सकता है, मैं कार्बोनेट बायकार्बोनेट की बात कर रहा हूं। अगर हम हार्डनेस देखें तो हार्डनेस किस किस के कारण होगा? सी और एम जी जनरली, सी और एम जी जनरली। और सी और एम जी के क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कार्बोनेट हो सकता है बायकार्बोनेट हो सकता है सल्फेट हो सकता है क्लोराइड हो, और नाइट्रेट हो। ये सारे तरीके की हार्डनेसेस हो सकती है, जिनमें से ये जो दो हैं CO3 HCO3, ये तो है आपकी कार्बोनेट हार्डनेस, ये तो है कार्बोनेट हार्डनेस। और ये जो तीन है, ये है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। लेकिन ये सभी मिला के क्या है? टोटल हार्डनेस है। लेकिन ये सभी मिला के क्या है? टोटल हार्डनेस है। क्लियर? अब देखिए, अगर फर्स्ट, अगर सोडियम अल्कलिनिटी, अगर सोडियम अल्कलिनिटी इज एब्सेंट, अगर सोडियम अल्कलिनिटी एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? इट मींस, इट मींस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट। इट मींस नॉट कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट। क्योंकि होता क्या है, ब्रैकेट में नोट करके लिख देता हूं एक, क्योंकि ये जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, ये नॉन कार्ब आगे देखेंगे हम कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या करती है। सोडियम की जो एल्कलिनिटी है, उस सोडियम की एल्कलिनिटी को कैल्शियम की एल्कलिनिटी या मैग्नीशियम की एल्कलिनिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसी वजह से इनको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडा से रिएक्ट करवाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। सोडा होता है Na2CO3। तो वो Na2CO3 क्या करता है, ये जो परमानेंट हार्डनेस है, इन परमानेंट हार्डनेस को कैल्शियम और मैग्नीशियम की टेम्परेरी हार्डनेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में लाइन मिला के उनको अलग कर लिया जाता है। तो यहां सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स सोडियम अल्कलिनिटी, सोडियम alkalinity into alkalinity of magnesium into alkalinity of magnesium and calcium। समझ में आ गया यहां तक कि अगर सोडियम नहीं है, अगर सोडियम की अल्कलिनिटी नहीं है, तो मतलब क्या है? उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस अल्कलिनिटी के बराबर हुआ क्या? क्योंकि अल्कलिनिटी भी CO3 और HCO3 की वजह से होगी, और जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो भी CO3 HCO3 के कारण होगा। इस कार्बोनेट हार्डनेस के अलावा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी है, लेकिन ये कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगा? ये अल्कलिनिटी के बराबर होगा। और टोटल हार्डनेस अल्कलिनिटी से ज्यादा होगा, या टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है, इसका मतलब हुआ जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो किसके बराबर है? वो अल्कलिनिटी के बराबर है। क्योंकि अल्कलिनिटी भी क्या है? CO3 और HCO3 है, और यहां पे भी क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस CO3 और HCO3। चलिए, और जो टोटल हार्डनेस है, वो टोटल हार्डनेस वुड बी मोर देन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस वुड बी मोर देन कार्बोनेट हार्डनेस। चलिए, दूसरा, अगर सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, इफ
इफ सोडियम अल्केलिनिटी इफ सोडियम अल्केलिनिटी इज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है क्या? अगर सोडियम अल्केलिनिटी है वाटर में तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है क्या? हाँ ना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता तो ये प्रेजेंट ही नहीं होता, ये कन्वर्ट होकर मैग्नीशियम में और कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता। तो सोडियम एल्केलिनिटी इज प्रेजेंट मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज एब्सेंट। अब मुझे ये बताओ इस वाले केस में अल्केलिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी या हार्डनेस की वैल्यू ज्यादा होगी, और टोटल हार्डनेस कौन सी होगी? ये चीज तो पता चल गया कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एब्सेंट है, मतलब जो टोटल हार्डनेस है वो टोटल हार्डनेस किसके बराबर है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। अब ये कौन बता सकता है कि यहां पे अल्कलिनिटी ज्यादा होगी या हार्डनेस ज्यादा होगी? अल्कलिनिटी ज्यादा होगी या हार्डनेस ज्यादा होगी? कौन बताएगा? और भी है क्या कोई जिसको समझ में नहीं आया? अभिनव सिंह, इसके अलावा? वापस से देखते हैं एक बार। भाई तुमको ये चीज तो पता है कि जो अल्कलिनिटी है वो मोस्टली CO3 और HCO3 के कारण है। OH को अभी हम यहां पे छोड़ देते हैं। तो अल्कलिनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। ये कैल्शियम के हो सकते हैं, मैग्नीशियम के हो सकते हैं, सोडियम के हो सकते हैं। और जो हार्डनेस है वो हार्डनेस होती है टेम्परेरी हार्डनेस, जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और परमानेंट हार्डनेस जो सल्फेट क्लोराइड या नाइट्रेट की वजह से होती है। अब ये कह रहा है कि अगर अल्केलिनिटी एब्सेंट है, मतलब सोडियम एब्सेंट तभी होगा जब उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। अगर सोडियम नहीं है इसका मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। अगर सोडियम नहीं है मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। तो अगर सोडियम नहीं है तो इस वाली साइड में क्या क्या बचेगा? अल्केलिनिटी वाली साइड में अगर सोडियम नहीं है तो अल्केलिनिटी वाली साइड में क्या बचेगा? सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये अल्केलिनिटी है। और इस वाली साइड में क्या बचेगा? कार्बोनेट हार्डनेस भी है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी है। लेकिन ये वाला अमाउंट CO3 HCO3 यहां भी है और CO3 HCO3 यहां भी है, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। मतलब अल्केलिनिटी किसके बराबर हो जाएगी? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। तो अल्केलिनिटी हमने लिख दिया कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। लेकिन अगर सोडियम नहीं है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी होगा। तो कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोनों मिलकर बनाएगी ना टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस का वैल्यू कार्बोनेट हार्डनेस से ज्यादा होगा। टोटल हार्डनेस का वैल्यू कार्बोनेट हार्डनेस से ज्यादा होगा। अगर इस केस में आपको कार्बोनेट हार्डनेस अलग से निकालनी होगी तो हम अल्कलिनिटी निकाल लेंगे, उसके बराबर हो जाएगा आंसर। पहला केस। दूसरा केस, अगर सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है। सोडियम प्रेजेंट कब होगा? जब ये एब्सेंट होंगे। अगर सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है। अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस होता तो परमानेंट हार्डनेस इस Na को कन्वर्ट करके हटा देता। और अब प्रेजेंट है अगर, तो मतलब ये नहीं है। ये नहीं है तो टोटल हार्डनेस किसके बराबर होगा? सिर्फ कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो मैंने यहां पे लिख दिया टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, या सॉरी, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। अब ये पूछ रहा है अब क्योंकि हार्डनेस जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो इसके कारण है, CO3 और HCO3 के कारण। और यहां पे Na प्रेजेंट है तो अल्केलिनिटी में, अब ये तो किस किसका हुआ? अगर सोडियम अल्केलिनिटी प्रेजेंट है तो ये जो हार्डनेस देगा वो हार्डनेस क्या देगा? या तो CaCO3 देगा, या CaSCO3 देगा, या MgCO3 देगा, या MgHCO3 देगा। ये जो टोटल हार्डनेस हो जाएगा, क्योंकि
NaCO3 या NaHCO3, ये तो हार्डनेस देता ही नहीं है, ये तो अल्कलिनिटी दे सकता है सिर्फ, ये तो अल्कलिनिटी दे सकता है। तो अगर सोडियम प्रेजेंट है तो यहां पे अल्कलिनिटी किस किसके कारण हो जाएगी? CaCO3, CaHCO3, MgCO3, MgHCO3, NaCO3 और NaSCO3, किसकी वैल्यू ज्यादा है? अल्कलिनिटी की वैल्यू ज्यादा है या हार्डनेस की वैल्यू ज्यादा है? अल्कलिनिटी की वैल्यू ज्यादा है या हार्डनेस की वैल्यू ज्यादा है? अल्कलिनिटी की वैल्यू ज्यादा है। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सोडियम प्रेजेंट है तो टोटल हार्डनेस तो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी, लेकिन अल्कलिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा किससे? अल्कलिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा किससे? टोटल हार्डनेस से, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस से। समझ में आ गया? हम्म। अब समझ में आ गया क्या? लिख लो। डन। कोई दिक्कत यहां तक?
आगे चलें। सभी का हो गया क्या? अब क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे पता लगेगा तुमको समझ में क्या आया है। क्वेश्चन इज, बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा ये। इफ द टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी ऑफ अ सैंपल, इफ total hardness and alkalinity, total hardness and alkalinity of a sample of water, of a sample of water are, sample of water are 300 milligram per liter, 300 milligram per liter and 100 milligram per liter as CaCO3 respectively, respectively, then its carbonate and non-carbonate hardness will be, then its carbonate hardness and non-carbonate hardness will be। बताओ, कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा? What will be the carbonate hardness and non-carbonate hardness respectively? कार्बोनेट 300, नॉन कार्बोनेट 100, फिर तो ज्यादा हो जाएगी 400। टोटल हार्डनेस ही 300 है। टोटल हार्डनेस में क्या क्या आता है? कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट दोनों आते हैं। तो एक्सीड कर जाएगा ना। नॉन कार्बोनेट 100 और कार्बोनेट 100, NaCH is 100। अच्छा, इसमें सोडियम अल्कलिनिटी है क्या? अगर मैं पूछूं तुमसे कि इसमें सोडियम अल्कलिनिटी है क्या, इसमें सोडियम की अल्कलिनिटी है क्या? तुमको पिछले वाले पेज पे लिखवाया है कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू अल्कलिनिटी।
अगर टोटल हार्डनेस ज्यादा है कार्बोनेट हार्डनेस से, तो यही बताया था क्या? या फिर अगर टोटल हार्डनेस अल्कलिनिटी से भी ज्यादा है? देखो, ये कौन सा केस बनेगा? जब सोडियम अल्कलिनिटी इज एब्सेंट। सोडियम एब्सेंट होगा तभी तो ऐसा केस होगा। सोडियम की अल्कलिनिटी जब होगा तभी ऐसा केस होगा। तो डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि टोटल हार्डनेस में से अल्कलिनिटी के बराबर कौन होगा? टोटल हार्डनेस में से अल्कलिनिटी के बराबर कौन होगा? कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस पहले वाला केस देखो, पहले वाला केस देखो। तो कार्बोनेट हार्डनेस तो आ जाएगा अल्कलिनिटी के बराबर 100, और बाकी नॉन कार्बोनेट कितना होगा? टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस 200। खत्म। बस इतना सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a water contains following dissolved ions. A water contains following dissolved ions. क्या क्या है? Na प्लस, ये है 56 मिलीग्राम पर लीटर। Ca2 प्लस 40 मिलीग्राम पर लीटर। Mg2 प्लस इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर। Al3 प्लस इज इक्वल टू 3 मिलीग्राम पर लीटर। HCO3 माइनस, HCO3 माइनस इज इक्वल टू 190 मिलीग्राम पर लीटर। Cl माइनस इज इक्वल टू 165 मिलीग्राम पर लीटर। एंड pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7। pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7। एटॉमिक वेट लिख लो सबका। एटॉमिक वेट दिया है H का 1, C का 12, O का 16, Ca का 40, Mg का 24, Al का 27, Na का 23 एंड Cl का 35.5। The total hardness and total alkalinity of the sample will be total hardness, total hardness और total alkalinity। बता दो। दिमाग लगा के बताओ। मैंने हार्डनेस शुरू किया था तब बताया था कि कौन कौन से स्पीसीज कौन कौन सी चीज हार्डनेस देती है, किस चीज का कौन सा स्पीसी हार्डनेस देता है कि अल्कलिनिटी देता है, हम पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा करके? बस इसके साथ हार्डनेस और अल्कलिनिटी खत्म है। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, बताओ फटाफट।
अल्कलिनिटी जीरो, वेरी गुड। कौन है ये? अभिनव सिंह। जीरो कैसे होगी अल्कलिनिटी? अल्कलिनिटी किस किस के कारण होती है? चलो मुझे बताओ, अल्कलिनिटी किस किस की वजह से होती है? अरे सबसे पहले ये देखते हैं मगर कि हार्डनेस की बात करें। चलो, अगर हम सबसे पहले हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस किस किस के कारण होता है? मल्टीवैलेंट कैटायन के कारण, जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? सी ए है, सी ए की वैलेंसी 2 है। सी ए की वैल्यू आपको दी है, कितना सी ए है? Mg2+ आपको दिया है 30 मिलीग्राम पर लीटर है, इसकी वैलेंसी भी 2 से 1 से ज्यादा है। और एल की वैलेंसी भी 1 से ज्यादा है। ये तीन चीजें क्या देंगी? हार्डनेस देंगी। तीन चीजें हार्डनेस देंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या है? दूसरी चीज क्या पूछ रहा है भाई? हार्डनेस तो क्या देगा अब? सी ए देगा, Mg देगा और एल देगा। अब बात करते हैं अल्कलिनिटी की। अल्कलिनिटी क्या क्या देते हैं? अल्कलिनिटी देता है CO3, HCO3 और OH-। कोई मुझे OH- की वैल्यू बता सकता है क्या इसमें? तो CO3 का वैल्यू भी दिया है क्या कुछ? CO3 है क्या? CO3 नहीं है, सिर्फ क्या है? HCO3 है। सिर्फ आपको HCO3 दिया है। तो HCO3 के कारण क्या हो जाएगा? HCO3 की वजह से हो जाएगा यहाँ पे अल्कलिनिटी। उसको भी कैलकुलेट कर देना। तो अल्कलिनिटी जीरो कैसे हुई फिर? HCO3 दिया है ना, तो जीरो कैसे होगी? CO3 जीरो है, तो CO3 जीरो हो जाएगी। लेकिन HCO3 की वजह से तो होगा अल्कलिनिटी।
अच्छा ठीक है, CO3 और OH जीरो है, वेरी गुड। CO3 और OH जीरो है, सही है। तो मुझे टोटल हार्डनेस बता दो इसमें कितनी होगी, और टोटल अल्कलिनिटी बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट में। पीएच का मतलब क्या है यहाँ पे? पीएच जब 8.3 होता है पीएच का वैल्यू, तब OH रिमूव हो जाता है। ये चीज पढ़ी है ना हमने, कि जब पीएच का वैल्यू 8.3 होता है, जब OH अल्कलिनिटी रिमूव हो जाती है। और ये तो उससे भी कम है, ये तो उससे भी कम है, इसलिए OH आयन नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज तो पहले कल कल कवर कर चुके हैं हम, कि जब पीएच का वैल्यू 8.3 होता है तो OH तो पूरे का पूरा रिमूव हो जाता है। माइक ऑन करने की व्यवस्था नहीं है यार, सॉरी अबाउट दिस। हमने ये चीज तो पढ़ी थी कि जब पीएच इज इक्वल टू 8.3 हो, तो OH पूरे का पूरा रिमूव हो जाता है। तो OH नहीं है इसमें, इस पीएच का मतलब यही है, और कोई काम नहीं आएगा ये। डाउट तुमको बताया टेलीग्राम पे भेज दिया करो, डाउट जो तुमको बताया था टेलीग्राम, वहां पे भेज दिया करो जो तुम्हारे डाउट्स हो। 240 क्या है? टू फोर्टी क्या है? हार्डनेस 240 एग्जैक्टली, या और कुछ? सभी के 240 है क्या हार्डनेस? चेक करो एक बार। सभी के 240 है क्या? देखिए, एक एक चीज करते हैं, पहले हम हार्डनेस की बात करते हैं।
पहले हम हार्डनेस की बात करते हैं। अगर हार्डनेस देखें तो हार्डनेस क्या होगा, टोटल हार्डनेस। यहां पे 3 स्पीसीज हैं जो हार्डनेस देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 50 इंटू 50, यही होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये तो कल पढ़ा था हमने। तो कैल्शियम कितना है 40 मिलीग्राम पर लीटर, तो 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सीए का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, या फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वेट ऑफ सी ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी ए। इसी तरह से ये हो जाएगा वेट ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम जी प्लस वेट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एल इंटू 50। क्लियर, यहां तक की कहानी। अब तुमको इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होगा। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, कल बताया था। तो वेट ऑफ सी ए कितना 40 मिलीग्राम पर लीटर, 40 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 सी ए का, और वैलेंसी है 2, तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी ए प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एमजी, वेट ऑफ एमजी कितना है 30 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 24/2, 24/2 प्लस वेट ऑफ एल कितना है 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट है 27, 27/3, 27/3 इंटू 50। ये करोगे तो आंसर आ जाएगा समथिंग मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना आ रहा है 240, 240 नहीं आएगा, 242 आएगा शायद, चेक करो एक बार 242 आएगा शायद, 240 आ रहा है, 241.66 मतलब 242, 241.66, टोटल हार्डनेस आ गया 241.66, 241.66। अब समझ में आ गया किस तरह से हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, या अब भी डाउट है किसी को? हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसिडर करेंगे जो हमारे काम की हैं। हमने एक चीज ये सीखी थी शुरुआत में कि हार्डनेस सिर्फ वही चीजें दे पाएंगी जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, और ऐसी चीज हमारे पास सिर्फ 3 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम। बाकी जो सारी चीजें दी हैं वो हार्डनेस के लिए किसी भी काम की नहीं है, वो हार्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी काम की नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेना, हार्डनेस किस किस के कारण होता है और अल्कलिनिटी किस किस के कारण होता है।
बाकी अगर चीजों को एक दो बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएंगी। फिर भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे भेज देना। लिख लो फटाफट। तुम क्या फिर गेट बंद करके नहीं जाते सभी? डन। टेलीग्राम चैनल बताया था ना उस दिन। ये है। ये नाम है टेलीग्राम का। या सीधे व्हाट्सएप पे भेजना चाहो व्हाट्सएप पे भेज देना, अगर किसी को इस तरह का डाउट हो तो। हो गया? हार्डनेस लिख लिया क्या सबने? हार्डनेस। अब समझ में आ गया हार्डनेस किस तरह से कैलकुलेट करना है? अब देखिए, दूसरी चीज है टोटल अल्कलिनिटी। टोटल अल्कलिनिटी, तो टोटल अल्कलिनिटी किस किस की वजह से आएगी, इसको बता देता हूं मैं। टोटल अल्कलिनिटी किसके कारण आएगी? यहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज दी हुई है, वो है HCO3। तो टोटल अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 इंटू 50। सिंपल। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 प्लस इंटू 50। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 50। वेट कितना दिया है इसका? 190 मिलीग्राम पर लीटर, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? HCO3 का इक्विवेलेंट वेट हमने कल कैलकुलेट किया था, 61 ना। 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 बाय 1 इंटू 50। हाउ मच? 155.73। सही है क्या ये? 155.73 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। ठीक है। एनी डाउट अभी तक कोई? इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्डनेस और अल्कलिनिटी में। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है गेट में। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम, या सेमेस्टर की? हाँ, गेट के लिए पढ़ रहे हो या सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो?
गेट के लिए बेटा आदत से लाचार तुम हो, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है माइक ऑन करवाने की। तो अभी इसी के साथ एडजस्ट करो। समझ में आ गया यहां तक? इस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। तुम्हारे पास गेट का सॉल्यूशन होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो फिर टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी हो भेज देना। ठीक है, तो आज के समाचार समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।